हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनकी क्या फंक्शन होती है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। आज हम लोग शुरू करते हैं सेल के बारे में। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो पहले हम लोग प्लांट सेल के बारे में देखेंगे। प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल कैसा होता है सबसे पहले इसको देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एनिमल सेल को इधर बनाएंगे। इधर भी एनिमल सेल लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। एनिमल सेल, इसको हम लोग पादप कोशिका बोलते हैं और इसको जंतु कोशिका भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले इसका स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, देखिए। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन ये सबसे आसान वे होता है स्ट्रक्चर बनाने का सेल का, ठीक है। इसके बीच में सबसे पहले आप लोग इसको लेयरिंग कर लीजिए। ये डबल लेयर होते हैं, डबल लेयर। इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा आपके बुक्स में। तो ये डबल लेयर होते हैं। डबल लेयर होने के बाद इनमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको देखिए। इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के दोनों तरफ आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी सी एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। और इसी में गोल्जी बॉडी भी होती है। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसी में माइटोकांड्रिया भी होता है। माइटोकांड्रिया भी देख लीजिए किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है माइटोकांड्रिया का। तो ये माइटोकांड्रिया है। और उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको। इसमें जो है ये लाइसोसोम होता है, ठीक है। और पूरी तरह से भरी होती है जेली लाइक स्ट्रक्चर में। इस जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ धागे की समान संरचना होती है, दैट इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि EPR। और इस सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक, ये भी धागे की समान संरचना होती है, उसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले इसका नॉमिनेट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। इसको बोलते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। और इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोला जाता है। और इसमें जो पानी की तरह जो भरा हुआ जो आप तरल पदार्थ देखेंगे, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आप इसमें ये जो धागे की समान संरचना देख रहे हैं, इसे EPR बोलते हैं, EPR, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। ये दो तरह के होता है, एक होता है SER और एक होता है RER। दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, SER, RER। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है गोल सा सेंटर में पाया जाता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ EPR लगे रहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। और इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बड़े बड़े से दाने की समान संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो इसको भी हम लोग कहीं लिख लेते हैं। ये जो दाने की इस तरह संरचना है, इसको राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग एनिमल सेल में चलते हैं। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो एनिमल सेल की स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। आप लोग अपने बुक में देखेंगे तो इसी तरह से इस पे उंगली की तरह इस तरह इस पे संरचना निकली हुई होती है, कुछ इस तरह से। ये है एनिमल सेल की संरचना, ठीक है।
हल्का सा ओवल शेप होता है, ये पेंटागोनल होता है, ये जो है ओवल शेप में, और इसमें ये डबल लेयर्ड भी ये भी होते हैं, ये सभी डबल लेयर्ड होते हैं। जो भी होता है एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, दे आर ऑल डबल लेयर्ड, ठीक है, ये इस तरह से होते हैं डबल लेयर्ड। उसके बाद इसमें देखिए कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, इसको भी समझिए। इसके भी बीच में या बगल में आप बना सकते हैं, यहाँ इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बिना सेल अधूरा है, इसीलिए न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसमें भी क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, ये क्रोमोसोम हो गए, और इस पे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी होता है, माइटोकांड्रिया इसमें भी होता है। माइटोकांड्रिया बना दीजिए यहाँ पे, माइटोकांड्रिया। अभी इसके सबके फंक्शन के बारे में बताऊंगा, टेंशन न लेना, सभी कुछ क्लियर होगा, एकदम आराम से देखते रहिएगा। ये है माइटोकांड्रिया, इसमें भी गोल्गी बॉडी होती है, जो इस तरह से टूटे टूटे खंडों में पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी। उसके बाद इसमें भी प्लास्टिड और प्लास्टिड नहीं, इसमें भी लाइसोसोम पाए जाते हैं, ठीक, लाइसोसोम इसमें भी होते हैं। उसके बाद इस पे भी राइबोसोम लगे होते हैं, जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे भी राइबोसोम लगे होते हैं। पूरी जेल की तरह ये भी जेली लाइक फ्लूइड से भी भरे होते हैं, उसको भी हम लोग साइटोप्लाज्म ही कहते हैं। कोशिका के अंदर जो भी जेल लाइक की स्ट्रक्चर होगा या जो भी जेली होगी, जो पानी की तरह चिपचिपे पदार्थ भरे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, ठीक है। और बाहर के इसको हम लोग सेल वाल बोलते हैं, सेल वाल, ठीक। इसके अंदर जो भरा हुआ संरचना है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी बोलेंगे, इसको माइटोकांड्रिया बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे, और इस पे जो कर्व हैं, जो ऐसे मुड़े हुए संरचना में धागे की तरह हैं, इसको भी हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, SER और RER, याद रखना। इसके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं, 70S और 80S होते हैं, ठीक है। और कुछ छूटा इसमें देखिए ध्यान से, राइबोसोम छूटा हुआ है, राइबोसोम भी इस पे दाने की तरह लगा होता है, इसको राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक। अब इसके अंदर जो धागे की तरह होती है न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अभी हम लोग बाहर बाहर ही देखें उसको, वो तो जेनेटिक मटेरियल है, उसको बता दिया जाएगा। ये अब कुछ छूटा नहीं है, हाँ एक चीज़ छूटा है जो एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन आप फाइंड कर सकते हो, अगर फाइंड करना है तो करके बताइए कौन सा इसमें डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी अलग है और इसकी स्ट्रक्चर भी अलग है। उसके बाद न्यूक्लियस के दोनों तरफ लगभग 80 to 90% जगह को कवर किया रहता है, उसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। इसमें फूड वैक्यूल नहीं होता है, तो ये जो है इसका एक्सेप्शन है। याद रखिएगा कि एनिमल सेल में फूड वैक्यूल नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में फूड वैक्यूल होता है। इसके कार्यों के बारे में अगर हम लोग उल्लेख करें तो देखिए, प्लांट सेल हेक्सागोनल होते हैं या पेंटागोनल होते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो छोटे छोटे अंग होते हैं उसको सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिका अंगक बोलते हैं। शुरू करते हैं हम लोग न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। कोशिका की सबसे मेन पार्ट न्यूक्लियस होता है, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। ये सेल का ब्रेन कहलाता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA, RNA, mRNA, tRNA, क्रोमोसोम, ये सभी पेरेंट से आने वाली गुणों को कंसीव किए रहते हैं, रखे रहते हैं और ऑफ स्प्रिंग में भेजने का काम करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम हमेशा 23 पेयर में होता है और 46 होता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है एक ह्यूमन में, ठीक है। 23 जोड़ा माँ से और 23 जोड़ा पिता से क्रोमोसोम सेंड होता है ऑफ स्प्रिंग में। उसके बाद इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड EPR। दिस इज टू टाइप, SER एंड RER। SER को क्या बोलते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER को क्या बोलते हैं?
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों बोलते हैं? जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं लगे रहते हैं उसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उस पर जो राइबोसोम लगा ही ना हो। और RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं जिस पे राइबोसोम लगे रहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेल्स या न्यूक्लियस के अंदर की जो भी जेनेटिक मटेरियल हैं उनको बचाने का काम करता है कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद इस पे लगे हुए जो दाने दाने की समान संरचना होती है राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या होता है? यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है ना, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम का होता है। उसके बाद इर्द गिर्द आप देख सकते हैं 80 से लेकर 90% कोशिका की पूरी जगह को कवर किया रहता है, उसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। फूड वैक्यूल का काम क्या होता है? ये बना हुआ भोजन जो प्लांट के सेल में भोजन जब बनता है तो यह भोजन इसमें सेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी में। ड्यूरिंग इमरजेंसी ये भोजन इसमें रखा रहता है और जब भी कोशिका को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो ये फूड वैक्यूल इसके अंदर के मौजूद भोजन को सेंड करता है पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, उसके बाद आप चलेंगे तो इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? यह कोशिका के अंदर नमी बनाने का काम करता है और न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का भी काम करता है। साइटोप्लाज्म चिपचिपे होते हैं, जैसे अगर हमारे आँखों में आंसू ना हो तो आँख गड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत देर तक मोबाइल देख लो या लैपटॉप चला लो तो आँखों में गड़ने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो गया है जिससे हम अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, नमी नहीं महसूस होता है। ऐसे ही इस कोशिका में भी यही काम होता है साइटोप्लाज्म का, ये नमी बनाए रखता है, मॉइस्चर बनाता है। उसके बाद आप चलेंगे गोल्जी बॉडी पे, या गोल्जी बॉडी से पहले आप लोग पहले माइटोकांड्रिया देख लीजिए, उसके बाद गोल्जी बॉडी समझने में आसान होगा। माइटोकांड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकांड्रिया को कोशिका की ऊर्जा गृह बोलते हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आपके सिलेबस से स्कूल में भी पूछा जाता है कि माइटोकांड्रिया, व्हाट इज माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ड्यूरिंग इमरजेंसी इट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकांड्रिया जो होता है एनर्जी को प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को। ठीक है, यह प्रोवाइड करता है किसको? गोल्जी बॉडी को, और गोल्जी बॉडी एनर्जी की पैकेजिंग करता है और पूरे शरीर में एनर्जी को हर कोशिकाओं में और जहां भी जरूरत होती है वहां पे भेज देता है। तो ये पूरा इसका फंक्शन था। बाहरी कोशिका की जो दीवार होती है, कोशिका भित्ति, उसको कहते हैं सेल वॉल। यह प्रोटेक्ट करता है पूरे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स को बाहरी आघात से, ठीक है ना, बाहरी चोट होने से बचाता है कौन? सेल वॉल। अब आप आ जाइए एनिमल सेल पे। एनिमल सेल का भी कुछ ऐसा ही फंक्शन होता है। एनिमल सेल को आप देख सकते हैं, यह ओवल शेप में होता है, हल्का सा ओवल शेप, और यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो क्या होते हैं, एक कोशिकाएं दूसरे कोशिकाओं से धसे हुए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, यह कंट्रोल करता है पूरे कोशिकाओं को, काम को परफॉर्म करने के लिए बताता है, और पूरे कोशिकाओं पे इसका कब्जा होता है न्यूक्लियस का, बचाता है। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो क्रोमोसोम, जीन और DNA RNA के रूप में होते हैं। उसके बाद इसके भी चारों तरफ जो राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, कि इसमें न्यूक्लिक जो पोर होता है इसके अंदर अनवांटेड मटेरियल न जा पाए, क्योंकि जीन होता है और DNA होते हैं, तो उनको बचाना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। इस पे लगे हुए राइबोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और ये प्रोटीन जब बन जाता है तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है, इस साइटोप्लाज्म में वो सभी प्रोटीन, मिनरल, विटामिन जो भी होते हैं इनको भेज दिए जाते हैं, और ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये सभी ऑर्गेनेल्स में डिवाइड कर देता है उसको, न्यूट्रिशन को। उसके बाद आप आइए यहाँ पे माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया भी यही काम करता है। हमारे शरीर में जब थकान होती है, एनर्जी की कमी होने लगती है, तो माइटोकांड्रिया क्या करता है? एनर्जी को प्रोवाइड करता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी हमारी कोशिका भी, हमारे एनिमल सेल की भी जो कोशिकाएं होती है माइटोकांड्रिया, उसमें जो पाया जाता है, ये भी एनर्जी को प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ से जब आप चलेंगे गोल्जी बॉडी पे, तो गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करता है, एनर्जी को पैकेजिंग करके पूरे कोशिकाओं में भेजने का काम करता है। पूरे शरीर में, होल बॉडी के कोशिकाओं में सभी जितने भी सेल होते हैं सभी पैकेजिंग का काम करते हैं। ठीक है ना, एनर्जी की पैकेजिंग करते हैं। इसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो SCR और RER इसमें बताया था, इसमें गड़बड़ा गया है। तो SCR और RER इसमें भी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इनकी जो आप कह सकते हो कि साइज और शेप है, दो तरह के होते हैं, 70S और 80S।
ठीक है, बड़े और छोटे होते हैं। इनके भी अगर यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के बारे में नहीं बताया हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए जो फंक्शन इसका है वही फंक्शन इसका भी है, लाइसोसोम इसको बोलते हैं। लाइसोसोम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आत्मघाती थैला। और ये आत्मघाती थैला क्यों है? क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जब कोशिकाओं में कोई गड़बड़ी होती है, किसी कारणवश कोशिकाएं अक्रिय हो जाते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो ये लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम फटता है और पूरे कोशिकाओं को डाइजेस्ट कर जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग लाइसोसोम को आत्मघाती थैला या सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।